आज की कहानी के ऊपर 21 मई की सुबह की बात है। 21 मई बेंगलुरु के आउटस्कर्ट में एक रेलवे ब्रिज है जिसका नाम है चंदापुरा रेलवे ब्रिज। ऊपर से ट्रेन गुजरती है, नीचे रेलवे ब्रिज है और ये मेन लाइन है। बेंगलुरु आने जाने वाली हर ट्रेन लंबी दूरी की हो वो सब इसी ट्रैक से गुजरती है। तो उसी चंदापुर रेलवे ब्रिज के नीचे सुबह सुबह एक कूड़ा बीनने वाला शख्स कूड़ा बीन रहा था। अचानक उसकी नज़र एक नई और चमचमाती हुई बैग पर पड़ी। करीब जाकर उसने देखा एक बैग पड़ा हुआ है, ट्रॉली बैग। अब उसके मन में लालच आया। उसने कहा बैग खोल कर देखते हैं, पक्का किसी पैसेंजर का गिरा होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब जिस जगह पे ये बैग गिरा पड़ा था उसके ऊपर रेलवे का ट्रैक। तो पहली नज़र में ऐसा लग रहा था कि चलती ट्रेन से ये बैग शायद नीचे गिर गया, हादसा इत्तेफाक से गिर गया। तो कूड़ा बीनने वाला उस बैग को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन चेन के साथ लॉक, बैग खुलता नहीं। अब उसे ये भी है कि कोई और ना आ जाए, कोई देख ना ले। तो जल्दबाजी में वो एक नुकीली चीज़ उठाता और बैग का ऊपरी सिरा काटना शुरू कर देता है। थोड़ा सा हिस्सा काटता है, सिर्फ ये कि हाथ डाल के सारा माल निकाल लूँ। लेकिन जैसे ही वो बैग का ऊपरी सिरा थोड़ा सा काटता है और उसको हटाता है, उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि जैसे ही उसने कपड़ा हटाया अंदर एक लड़की का चेहरा था। उस बैग में एक लाश थी। वो चीखता हुआ, जो अब तक थोड़ी देर पहले लालच मन के साथ बैग खोल रहा था, वहाँ से बदहवास भाग जाता है। उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग भी आ जाते हैं। अब वो सब बैग देखते हैं। चूँकि वो बैग काट चुका था, लड़की का चेहरा साफ दिख रहा है, लड़की के चेहरे पर खून भी है। फ़ौरन फिर किसी शख्स ने पुलिस वाले को फ़ोन कर दिया। अब सूर्यनगर पुलिस स्टेशन का ये एरिया आता था। सूर्यनगर पुलिस स्टेशन को पता चला कि एक लावारिस बैग के अंदर एक लड़की की लाश रेलवे ब्रिज के नीचे है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है, बैग को खोला जाता है। अंदर ठुसी हुई एक लड़की की लाश थी। पूरे बैग की तलाशी ली जाती है, पर बैग से ऐसा कोई आईडी या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिलती जिससे इस बात की शिनाख्त हो सके कि मरने वाली कौन है। पर लड़की को देखकर लग रहा था कि उम्र उसकी कम है, शायद नाबालिग हो, 16-17 साल। पुलिस ने लाश को फ़ौरन पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, बैग अपने कब्जे में लिया, आसपास की तलाशी ली और कोई चीज़ मिली नहीं। सूर्यनगर पुलिस को अब एहसास हो गया जिस एंगल पे और जिस जगह ये बैग पड़ा हुआ था उसके ऊपर रेलवे ब्रिज, पटरियाँ, ट्रेन गुजरती है। सुबह का वक्त था। पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि अर्ली मॉर्निंग जब अंधेरा हो तो चलती ट्रेन से इस बैग को किसी ने फेंका, यानी कत्ल ट्रेन के अंदर हुआ और उसके बाद लाश को बैग में रखा, और या कहीं और कत्ल हुआ हो, बैग को लेकर वो सफ़र कर रहा हो और यहाँ मौका मिलते ही उसने बैग को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। अब सूर्यनगर पुलिस स्टेशन तफ्तीश शुरू करती है, लेकिन मुश्किल ये थी कि मरने वाली कौन है यही पता नहीं। हालांकि बैग में ठुसी हुई जो लाश थी उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, मतलब चेहरे से पहचाना जा सकता था, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा है। ये बात है 21 मई की। 2 दिन बीत जाते हैं, 23 मई की तारीख आती है। 23 मई को ये बैग और बैग के अंदर वो लड़की का चेहरा, कई मीडिया और सोशल मीडिया पर ये खबरें आती हैं और उस बैग के अंदर से झांकती उस लड़की के चेहरे को सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है। चेहरा बिल्कुल साफ था, पहचाना जा सकता था। 2 दिन बीत गए, बेंगलुरु पुलिस के हाथ खाली। लेकिन बेंगलुरु से अराउंड 2400 किलोमीटर दूर, 2400 किलोमीटर दूर बेंगलुरु से बिहार के नवादा ज़िले के एक गांव तक ये सोशल मीडिया की तस्वीर पहुंचती है। अब जब ये तस्वीर उस गांव तक पहुंचती है, हिसवा गांव है, तो वहाँ कुछ लोग देखते हैं। इसके बाद हिसवा गांव की पुलिस देखती है। जब पुलिस देखती है तो अचानक पुलिस को वो चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है। अब हिसवा गांव की कहानी ये थी कि यहाँ 15 मई को एक नाबालिग लड़की गायब हो जाती है। उस लड़की के पिता पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने आते हैं। लड़की के पिता ये रिपोर्ट लिखाते हैं कि उनकी बेटी 15 मई को घर से निकली और गायब है, और साथ ही वो अंदेशा जताते हैं कि उनके पड़ोस के गांव का एक लड़का जिसका नाम है आशिक कुमार, शायद उसने उनकी बेटी को किडनैप कर लिया है। पुलिस पहले तो रिपोर्ट लिखती है कि शायद लड़की कहीं आसपास हो, उम्र 17 साल थी। पुलिस ढूंढती है, कहीं मिलती नहीं है। अब गांव की पुलिस ढूंढ रही है, भी लड़की का आता पता नहीं। ये भी है कि कहीं चली गई होगी किसी के साथ, इश्क विश्क का चक्कर ना हो। तो रिपोर्ट तो लिख लिया, लेकिन लड़की का कोई सुराग नहीं मिलता।
इधर अचानक 23 मई को बेंगलुरु का वही चेहरा जो एक बैग में बंद बैग के अंदर से झांक रहा है, सोशल मीडिया पर तैरते तैरते इस हिसवा गांव तक पहुंचता और फिर हिसवा पुलिस स्टेशन तक। पुलिस के पास वो रिपोर्ट दर्ज थी। लड़की के पिता ने बाकायदा उसकी तस्वीर भी दी थी। अब सोशल मीडिया पर आने वाली उस तस्वीर और उस लड़की के पिता के ज़रिए दी गई तस्वीर को जब पुलिस देखती है तो चेहरा काफ़ी मिलता जुलता है। अब सोशल मीडिया से पता चलता है पुलिस को कि एक 21 मई की सुबह बेंगलुरु के सूर्यनगर पुलिस स्टेशन के तहत रेलवे ब्रिज के नीचे एक ट्रॉली बैग मिला और उसके अंदर से एक लड़की की लाश मिली और चेहरा मेल खा रहा है। फौरन हिसवा पुलिस बेंगलुरु पुलिस को कांटेक्ट करती है। इधर बेंगलुरु पुलिस भी अब तक अंधेरे में लड़की की शिनाख्त नहीं हो पा रही है, लेकिन जैसे ही नवादा के इस गांव के पुलिस स्टेशन से फ़ोन जाता है, बेंगलुरु पुलिस को भी लगता है चलो कुछ तो कामयाबी मिली, शायद लड़की आइडेंटिफाई हो गई है। तो फोटो वोटो भेजा जाता है। बेंगलुरु पुलिस कहती है हाँ लगभग पूरा मेल खाता है। अब पुलिस की एक टीम फैमिली को लेकर बेंगलुरु पहुंचती है। वहाँ मोर्चरी ले जाया जाता है। मुर्दा घर में बाप उस लाश को देखता है, रोने लगता है क्योंकि वो उसकी नाबालिग बेटी की लाश थी। अब ये कंफर्म हो गया कि 21 मई की सुबह बैग से जो लाश मिली वो बिहार के नवादा ज़िले के हिसवा गांव की रहने वाली 17 साल की एक लड़की की, जिसका नाम रिया है। अब सवाल ये था, लड़की की पहचान तो हो गई, पर 2 सवाल बाकी थे। पहला, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तब तक आ चुकी थी, उस रिपोर्ट के हिसाब से लड़की का गला घोंटा गया और उसके गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। डॉक्टरों के हिसाब से गर्दन की हड्डी इसलिए टूटी क्योंकि कातिल ने उसके सीने पर बैठकर दोनों हाथों से उसका गला दबाया था और उसके घुटने के प्रेशर की वजह से शायद गले की हड्डी टूट गई, यानी यह कत्ल का मामला था। अब सवाल ये था कि रिया का कातिल कौन है, और दूसरा सवाल ये, जो रिया कभी गांव से बाहर नहीं निकली, वो अपने गांव से 2400 किलोमीटर दूर बेंगलुरु कैसे पहुंच गई, वो भी बिना घर वालों को बताए और बिना घर वालों की जानकारी के। अब इन 2 सवालों के जवाब तलाशने थे ताकि इस पहेली को सुलझाया जा सके। इत्तेफाक से हिसवा पुलिस की नज़र लड़की के पिता के कंप्लेन पर पड़ी। अच्छा, यहाँ दोनों चीज़ एक साथ हो गई। चूँकि बेंगलुरु में रेलवे ब्रिज के पास जहाँ से ये बैग और उसमें लाश मिली वो सूर्यनगर पुलिस स्टेशन के तहत आता, ज्यूरिसडिक्शन उनका हुआ क्योंकि लाश वहाँ मिली। लेकिन किडनैपिंग का केस बिहार के नवादा ज़िले में दर्ज, तो केस उनका भी है। अब बिहार पुलिस और बेंगलुरु पुलिस ने मिलकर एक फैसला किया कि वो दोनों इस केस में एक दूसरे की मदद करेंगे, लेकिन केस ओरिजिनली बेंगलुरु का ही होगा, बेंगलुरु पुलिस का ही होगा क्योंकि बॉडी वहाँ मिली है। अब तफ्तीश शुरू होती है। सबसे पहले ब्रेक थ्रू हिसवा पुलिस करती है। पता चला कि उस लड़की के पिता ने जो कंप्लेंट लिखाई थी, नामजद था, उसमें यह था कि उनकी लड़की को किडनैप कर लिया गया और किडनैपर के नाम के तौर पर उन्होंने पड़ोस के गांव के रहने वाले एक शख्स आशिक कुमार का नाम लिखाया था। लाश जैसे ही कंफर्म हो गई कि रिया की है, हिसवा पुलिस की टीम फौरन पड़ोस के गांव जाती है, आशिक कुमार के घर। इत्तेफाक से आशिक कुमार घर पर मिल जाता है। पुलिस उसे पकड़ कर लाती है, पूछताछ शुरू होती है। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ती जाती है, गिरफ्तार लोगों की तादाद भी बढ़ती जाती है और धीरे धीरे आखिरकार गिरफ्तार लोगों की तादाद 7 पर आकर रुक जाती है। 7 लोग इस केस में अरेस्ट हो जाते हैं और अब आशिक कुमार अपनी पूरी कहानी सुनाता है। वो कहानी कुछ यूँ है। 17 साल की रिया जिस गांव में रहती थी, उसके पड़ोस में आशिक कुमार रहता था। आशिक कुमार की शादी हो चुकी, उसके 2 बच्चे हैं। रिया के साथ उसकी ठीक ठाक दोस्ती थी। 3 साल पहले आशिक कुमार बेंगलुरु पहुंचा। उसके फूफा और फूफी बेंगलुरु में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। 3 साल पहले फूफा ने कहा कि तू भी बेंगलुरु आ जा, यही नौकरी लगा दूंगा। 3 साल पहले आशिक कुमार बेंगलुरु गया, वहाँ एक प्राइवेट कंपनी में उसकी जॉब लग गई। वो अपने फूफा फूफी के साथ उसी के घर में साथ रहने लगा। इसी मई में एक छुट्टी में आशिक कुमार अपने गांव आता है। गांव आता है तो रिया से मिलता है। इसके बाद उसे बहला फुसला कर कहता है कि चलो तुमको बेंगलुरु घुमाऊंगा। रिया मान जाती है। 15 मई को वो हिसवा गांव से निकलता है और गया पहुंचता है। अब उसका नाम गया जी हो गया है। गया जंक्शन इसके गांव से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर था। तो ये गांव से जंक्शन तक पहुंचते ही गया।
अब वहाँ से ये लोग कोलकाता की एक ट्रेन पकड़ते हैं, फिर कोलकाता पहुँच जाते हैं। अब गया जंक्शन से कोलकाता की दूरी अराउंड 483 किलोमीटर थी। अब कोलकाता से फिर ये बेंगलुरु की ट्रेन पकड़ते हैं और बेंगलुरु पहुंचते हैं। कोलकाता से बेंगलुरु की दूरी अराउंड 1875 किलोमीटर थी। यानी कुल मिलाकर ये लोग 2400 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं गांव से और फिर बेंगलुरु पहुंचते हैं। बेंगलुरु जाने के बाद आशिक कुमार रिया को अपने साथ अपने उसी फूफा फूफी के घर ले जाता है जहाँ वो रहा करता था। फूफा फूफी कोई एतराज़ नहीं करते, जबकि वो जानते हैं कि आशिक कुमार शादीशुदा है, उसकी पत्नी और 2 बच्चे गाँव में हैं और ये पड़ोस के गांव की एक लड़की को लेकर आया। अब वो वहीं रहते हैं। 20 मई की सुबह आशिक कुमार के फूफा और फूफी ड्यूटी पर चले जाते हैं। 15 मई को वो लड़की गायब हुई थी। 16 मई की रात और बल्कि 17 मई को बेंगलुरु पहुंची थी। 3 दिन वहाँ रहने के बाद अब 20 मई की सुबह हुई, फूफा फूफी ड्यूटी पर चले गए। अब घर में अकेले आशिक कुमार और वो लड़की। इसके बाद इन दोनों में किसी बात पर झगड़ा होता है। इस झगड़े के दौरान अचानक आशिक कुमार उस लड़की का गला घोटने की कोशिश करता है। वो विरोध करती है, गिर पड़ती है। वो उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाता है, सीने पर बैठकर घुटनों से दोनों हाथों से उसका गला दबाता है। थोड़ी देर बाद उसे यकीन हो जाता है कि लड़की मर गई। अब वो फ़ोन करता है अपने दोस्तों को। दोस्त से कहता है कि एक अर्जेंट काम में घर आ जाओ। दोस्त को ये नहीं बताता कि उसके हाथ से कत्ल हो गया। अब उसके 4 दोस्त घर पहुंच जाते हैं जो बेंगलुरु में रहते हैं। जब वो घर आते हैं और घर के अंदर दाखिल होते हैं तो उनकी हवाइयाँ उड़ने लगती हैं, क्योंकि सामने फर्श पर अब भी लाश पड़ी थी। अब वो बताता है कि देखो मेरे हाथ से कत्ल हो गया, लेकिन पुलिस को यही बताना है कि इसने खुदकुशी की है और इसने अपनी जान दे दी है। तो अगर तुमने ये नहीं कहा तो तुम सबको भी अपने साथ फंसा दूंगा। अब दोस्त क्राइम सीन पर थे, उन्हें लगा कि क्राइम सीन पर आ गए हैं, अगर इसकी बात नहीं मानेंगे तो सचमुच फंसा सकते हैं। जबकि वो थोड़ा सा दिमाग लगाते तो उनमें से कोई निकल कर भाग कर सीधे पुलिस को फ़ोन कर सकता था, सच्चाई बता सकता था, तो फिर इतना सब कुछ नहीं होता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उसकी बातों में आ गए। फिर ये हुआ कि क्या करें, तो उसने कहा यही दिखाना है कि इसने गले में फंदा डालकर अपनी जान दे दी। और हम लोग, दरवाज़ा अंदर से बंद था, बाहर खिड़की से नज़र आ रहा था। हमने खिड़की के शीशे तोड़े और अंदर दाखिल हुए, उसको नीचे उतारा, तब तक वो मर चुकी थी। ये कहानी थी। अब उन्होंने पहली गलती ये की कि अंदर कमरे के अंदर हैं और शीशा तोड़ रहे हैं खिड़की का। जब शीशा तोड़ रहे हैं तो सारे शीशे कांच बाहर की तरफ गिर रहे हैं। बाद में जब पुलिस मौके पर पहुंची तो सारे कांच शीशे बाहर की तरफ मिले, जबकि अंदर दाखिल होने के लिए ज़रूरी था कि वो बाहर से शीशा तोड़ते ताकि कांच अंदर की तरफ गिरता। लेकिन ये बाहर की तरफ है, तो इससे क्लियर हो गया कि शीशा अंदर से तोड़ा गया, बाहर से नहीं। खैर, उन्होंने सारी प्लानिंग कर ली। अब ये था कि पुलिस को फ़ोन करेंगे, उसके बाद बुलाएंगे और कहेंगे कि इसने सुसाइड किया है। शाम हो गई, ड्यूटी खत्म। अब आशिक कुमार के फूफा और फूफी घर पहुंच गए। जैसे ही घर पहुंचे, घर के अंदर एक लाश बदहवास हो गई। उन्होंने कहा ये क्या है। अब उसने फूफा फूफी को भी हड़काया। फिर ये हुआ, बताया कि अब सुसाइड की कहानी। फूफा फूफी ने कहा ना, ये नहीं होगा, प्लान में चेंज करो। तुम इसकी लाश को ले जाकर ऐसी जगह ठिकाने लगा दो कि कभी लाश हाथी ना आए, और अगर मिले भी तो कहाँ बेंगलुरु और कहाँ बिहार, पता भी नहीं चल पाएगा किसकी लाश है। सब तैयार हो गए, एक ट्रॉली बैग लेकर आए। ट्रॉली बैग में उस लाश को ठूंसा गया। इसके बाद फूफा ने खुद अपने मोबाइल से ओला कैब बुक किया। इसके बाद ये दोस्त उस बैग को लेकर टैक्सी में बैठे। तब तक रात हो चुकी थी, देर रात हो चुकी थी। फिर ये टैक्सी में बैठने के बाद उसी रेलवे ब्रिज के नीचे पहुंचते हैं, टैक्सी से उतर जाते हैं। टैक्सी ड्राइवर को थोड़ा सा शक होता है कि रात इतनी गहरी, सुनसान इलाका, एक बैग, और ये लोग इस जगह पर उतर रहे हैं। मतलब कोई न बस स्टॉप है, ना रेलवे स्टेशन है, ना कोई शॉप है, ना होटल है। लेकिन शक होते हुए भी टैक्सी ड्राइवर थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच दिखाता है और पैसा लेता और निकल लेता है। उसके जाने के बाद ये लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और रेलवे ब्रिज के नीचे सुनसान जगह थी, वहाँ बैग को फेंकते हैं, वापस जाते हैं। अगले दिन बेंगलुरु से बिहार लौट जाते हैं। ये थी पूरी कहानी। अब बेंगलुरु पुलिस और हिसवा की पुलिस मिलकर इस केस को सुलझाती है। 7 लोग अरेस्ट हैं
सातों को अब बिहार पुलिस ने बेंगलुरु पुलिस को सौंप दिया है। वो आगे की तफ्तीश कर रहे हैं और इसमें अगर कोई और शामिल हो ये भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दो राज्यों, अक्सर हम लोग सुनते हैं कि दो राज्यों या दो शहरों की पुलिस आपस में लड़ती है। इस केस में दोनों अलग अलग स्टेट की पुलिस ने एक दूसरे का साथ दिया और यही वजह है कि केस इतनी जल्दी सुलझ गया। और उससे भी बड़ा ये कि सोशल मीडिया ने जो इसमें रोल प्ले किया, वो तस्वीर अगर बेंगलुरु से 2400 किलोमीटर दूर तैरते तैरते उस बिहार के गांव तक नहीं पहुंचती तो शायद कभी रिया की शिनाख्त भी नहीं हो पाती। तो ये थी आज की कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज हर्षित वर्मा, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे हर्षित। और ये राम वर्मा जी के बेटे हैं। इसके अलावा ईशान गौर का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे ईशान। और ये नेहा एंड विशाल गौर के बेटे हैं। हंसराज गुज्जर का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे हंसराज। और ये उदम गुज्जर जी ने भेजा है। आलिया नाज, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आलिया। और ये मोहम्मद कलामुद्दीन की बिटिया है आलिया। देवोजो, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे देवोजो। और ये भेजा कनिका ने है। साथ ही शौर्य प्रताप, इनका भी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे शौर्य प्रताप। भेजा है रागनी सिंह ने, उनके ब्रदर हैं। शौकीन सिंह का भी आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे शौकीन। ये भेजा है अनमोल बिश्नोई ने। इसके अलावा पायल गर्ग, इनका भी आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे पायल। भेजा है प्रेरणा ने, और प्रेरणा की सिस्टर हैं पायल। इसके अलावा आज हमारी टीम की दीपिका शर्मा, अक्सर आप उनको माफिया क्वीन और बाकी क्राइम तक पे देखते ही रहते हैं। आज दीपिका का भी बर्थडे, और आज दीपिका ने छुट्टी ली है इसलिए ऑफिस में है नहीं, तो यहाँ केक कटा नहीं। हालांकि उसका केक सैटरडे को ही कट चुका था। पूरी क्राइम तक टीम एक साथ थी और दीपिका का बर्थडे मना रही थी। तो हैप्पी बर्थडे दीपिका, हमेशा अच्छी रहो, खुश रहो, मेहनत करती रहो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, यही दुआ है। ऊपर वाला तुम्हें हमेशा अच्छा रखे। और आज तो तुम आई नहीं तो पैसे बच गए, अब चलो कल आओ तो फिर पार्टी होती है ऑफिस में। इसके अलावा आज सरिता देवी एंड तुलसीदास, इन दोनों की एनिवर्सरी है, तो सरिता जी और तुलसीदास जी हैप्पी एनिवर्सरी। साथ ही सोनी कुमारी एंड आज़ाद कुमार, इन दोनों की भी एनिवर्सरी है, तो सोनी जी आज़ाद साहब आप दोनों की मुबारक बधाई शादी की सालगिरह की। भेजा पप्पू कुमार ने है। शोभा देवी एंड रंजीत कुमार, इन दोनों की भी आज एनिवर्सरी है, तो शोभा जी और रंजीत जी आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी नई कहानी के साथ रात 9 बजे, और कल 7:30 बजे से IPL भी है, तो दोनों क्लैश भी होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।